हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो मैंने बताने का प्रयास किया था कुषाण के बारे में, कुषाण वंश के बारे में। क्योंकि कुषाण वंश का भारत कैसे आगमन हुआ था। तो कुषाण वंश क्या है, मध्य एशिया के रहने वाले थे। क्या है, मध्य एशिया के रहने वाले जो है खानाबदोश जनजाति थी। खानाबदोश जनजाति थी। और ये खानाबदोश जनजातियों में से हम देखते हैं कई शाखाओं में बटा हुआ था। जैसे हम ये थे हमारे यूची कबीले के थे, और यही जो है बाद में 5 भागों में शाखाओं में बट करके जो है ये कुई सुआंग जो है शाखा में बट करके जिसे कुषाण कहते हैं हम, इसी कुषाण वंश में सबसे शक्तिशाली होकर उभरा था। ये शक्तिशाली होकर उभरा था वह था कनिष्क। क्योंकि हम देखते हैं कि कुजुर कटफिशस और भीम कटफिशस के बाद तीसरा कनिष्क ही जो है सबसे शक्तिशाली कुई सुआंग, कहने के तात्पर्य कुषाण वंश का सबसे शक्तिशाली राजा के रूप में उभरे थे। हम ये देखते हैं कि कनिष्क जो है, ये सबसे पहले देखते हैं कि कनिष्क जो है ये तिथि को लेकर, यानी कनिष्क की जो तिथि को लेकर समस्याओं को विचार करने के लिए जो है 1913 में, क्या है 1913 में जो है सम्मेलन हुआ। और एक सम्मेलन जो है 1960 में हुई थी। 1960 में हुई थी सम्मेलन। और ये सम्मेलन जो हुई थी या लंदन में हुई थी, 2 बार हुई थी। यानी इसकी तिथि को लेकर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई थी। क्या था, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुई थी लंदन में 2 बार। जो प्रथम बार 1913 में और दूसरी बार 1960 में हुई थी। तो द्वितीय सम्मेलन में ही जो है आम सहमति बनी कि इसकी तिथि क्या होनी चाहिए। इसकी तिथि जो है 78 ईस्वी था। यही तिथि इनका जो है अंकित किया गया। और इनका जो अध्यक्षता करने वाले थे, इसके जो समापन करने वाले भाषण में जो था, वह समापन जो है भाषण में जो देने वाला था वह था A.L. बाशम। A.L. बाशम महोदय ने ही जो है ये समापन किया। और यही तिथि को 78 ईस्वी तिथि को ही राज्यरोहण की तिथि माना गया। यानी इसकी 78 ईस्वी को क्या है, राज्यरोहण की तिथि, यानी अपने शासन काल की जो राज्य था शासन काल, यही राज्यरोहण इसका 78 ईस्वी रखा गया। तो इस तरह से देखते हैं इसमें ऑर्डनबर्ग जो फर्गुसन महोदय हैं वो 78 ईस्वी को सिंहासन पर बैठे। ये भी हमारे माने कि 78 ईस्वी जो है इसका राज्यरोहण रहा होगा। तो इस तरह से देखते हैं कि विस्तार कहाँ का था, यानी मध्य एशिया, यानी इसकी जो विस्तार जो हुई थी वह कहाँ कहाँ हुई थी, ये देखते हैं। मध्य एशिया के क्षेत्रों में जो थे, अब मध्य एशिया, अफगानिस्तान, और इसके साथ साथ हम देखते हैं पश्चिमोत्तर भारत। क्या है, पश्चिमोत्तर भारत, पंजाब, जो इसका जो विस्तार था पंजाब, सिंध, कश्मीर था। साथ साथ हम देखते हैं गंधार, बैक्टीरिया सभी था। क्योंकि मध्य एशिया के सारा क्षेत्र था, इनका जो है सीमा था, बैक्टीरिया, गंधार। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश और दक्षिण के कुछ भूभाग भी थे। यानी उत्तर प्रदेश के कुछ जो क्षेत्र था, तो ये कुछ क्षेत्रों पर जो है इनका जो है विस्तार था। तो सबसे पहले देखते हैं इसके अलावे भी था बलूचिस्तान, गंधार, बैक्टीरिया के साथ साथ ताशकंद, और यहाँ तक कि गजनी और सिस्तान तक भी था। तो इस तरह से देखते हैं कि इनका जो है विस्तार था। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जो सिक्के हैं, ये जो इनकी मुद्राएं मिली हैं, वह 3 प्रकार की मुद्राएं मिली हैं। तो ध्यान, क्योंकि परीक्षा के दृष्टि से जो क्या है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मुद्राएं जो है 3 प्रकार की मिली हैं। तो पहला हम देखते हैं कि प्रथम प्रकार में क्या है, यानी प्रथम प्रकार के जो मुद्राएं मिली हैं वो क्या मिली है। इसमें यही है कि मुद्रा पर यूनानी देवता है। क्या है, मुद्रा पर जो है, मुद्रा पर यूनानी देवता, मुद्रा पर यूनानी देवता कहने के तात्पर्य ये जो है सूर्य, चंद्र,
यानी देवता है, सूर्य चंद्र के चित्र जो है अंकित है। तो कहने का तात्पर्य यही हुआ, यूनानी धर्म का अनुयायी रहा होगा, यूनानी धर्म का अनुयायी होगा, अनुयायी था। इसी तरह दूसरे में हम देखते हैं, दूसरे प्रकार में, द्वितीय प्रकार में जो सिक्के जो उनके मिले हैं उसमें क्या दिया हुआ है, उसमें मुद्रा पर ईरानी देवता है। क्या है? मुद्रा पर ईरानी देवता है। ये हमारा यूनानी था, ये मुद्रा पर ईरानी देवता है। इसमें क्या दिया हुआ है? अग्नि का चित्र है, अग्नि के चित्र जो है अंकित है। कहने का तात्पर्य हुआ ईरानी धर्म का अनुयायी। क्या है? ईरानी धर्म का अनुयायी था, धर्म शासक था ही। और तीसरा में देखते हैं यही कि मुद्रा पर बुद्ध की चित्र है, यानी मुद्रा पर क्या है? बुद्ध का चित्र है, बुद्ध का चित्र है। तो इससे कहने का तात्पर्य यही हुआ कि ये बौद्ध धर्म का अनुयायी था या बौद्ध धर्म का अनुयायी था। तो ये देखते कनिष्क की जो 3 प्रकार के जो मुद्राएं मिली है बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इनके सिक्के से पता चलता है कि ये धर्म शासक थे और कल्याणकारी शासक भी था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कनिष्क के दरबारी विद्वान कौन कौन से थे। दरबारी विद्वान हम देखते हैं, इनकी तो दरबारी जो विद्वान है, दरबारी विद्वान के अंतर्गत हम देखते हैं कि कौन कौन से थे। तो कनिष्क के दरबारी में अश्वघोष थे। क्या थे? अश्वघोष थे, जो हम ये इन्होंने जो है कई ग्रंथों का भी रचना किया है, जैसे बुद्ध के चरित्र। क्या है? बुद्ध चरित्र, बुद्ध चरित्र। साथ साथ में हम देखते हैं कि सौंदरानंद, क्या है? सौंदरानंद और सारिपुत्र प्रकरणम, सारिपुत्र प्रकरणम, ये भी जो है बुद्ध अश्वघोष के द्वारा लिखी गई। बुद्ध चरित्र क्या है? बुद्ध के जीवन का उसका सरल वर्णन है। बुद्ध चरित्र में क्या है? बुद्ध का जो है चरित्र, यानी सरल जीवन, उसके बारे में, सरल जीवन के बारे में वर्णन किया गया है। यानी बुद्ध के जीवन के बारे में, बुद्ध के सरल जीवन के बारे में वर्णन है। तो इसी तरह हम देखते हैं सौंदरानंद क्या है? बुद्ध का सौतेला भाई है, जो इसके बारे में, यानी देखते हैं कि सौंदरानंद का संन्यास का वर्णन है। यानी जो सौतेला भाई जो सौंदरानंद है, सौंदरानंद है, वह संन्यास का वर्णन दिया हुआ इसका। ये जो पुस्तक है, जो सौंदरानंद जो है, ये महाकाव्य है, 18 सर्गों में। ये क्या है? महाकाव्य है और 18 अध्याय में, सर्ग मतलब अध्याय में है। इसी तरह देखते हैं कि सारिपुत्र प्रकरणम, ये भी हम देखते हैं कि बुद्ध के शिष्य बौद्ध धर्म में जो दीक्षित होने के कारण जो है, ये भी एक नाटक है, 9 अंकों का नाटक है। क्या है? 9 अंकों का जो है ये नाटक है। और ये सब जो है हम देखते हैं कि जो है इस तरह से देखते हैं या अश्वघोष के बारे में। दूसरा हम नागार्जुन जो है, अश्वघोष के बाद जो है नागार्जुन देखते हैं। तो नागार्जुन जो भी थे वो भी जो है एक प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है ग्रंथ का नाम है, प्रज्ञा पारमिता सूत्र। तो ये प्रज्ञा पारमिता सूत्र जो है ये ग्रंथ के नाम है। इन्होंने जो है शून्यवाद और सापेक्षतावाद का जो है, शून्यवाद का प्रतिपादक था, जिसे सापेक्षतावाद कहते हैं। उसी तरह जो है हमारा नागार्जुन के बाद देखते हैं वसुमित्र है। क्या है? वसुमित्र। ये भी वसुमित्र क्या है? ये भी विभाषा शास्त्र की रचना किया था, विभाषा शास्त्र का रचना किया था वसुमित्र। तो देखते हैं कि सबसे पहले जो है हम अश्वघोष के बारे में, नागार्जुन के बारे में, वसुमित्र के बारे में, इसके बाद हम देखते हैं कि जो है मातृछेद। क्या है? मातृछेद इनके दरबार में थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि वो संरक्ष क्या थे? संरक्ष जो थे वो क्या थे? वो पुरोहित थे ही। यानी हमारा जो कनिष्क क्या थे?
पुरोहित थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं चरक, देखते हैं चरक जो है, इन्होंने चरक संहिता लिखा था। चरक संहिता जो पुस्तक की रचना किया है, और ये जो चरक संहिता है आयुर्वेद का बहुत बड़ा राजवेद या महापंडित था। क्या था? यानी हमारा आयुर्वेद का जो सबसे बड़ा था। तो इस तरह से देखते हैं आयुर्वेद का सबसे बड़ा था हमारा, यानी आयुर्वेद का पंडित था। तो ये देखते हैं चरक था। इसके साथ साथ देखते हैं मथर। ये मथर भी जो है, ये मथर जो है इनके शासन काल में जो है राजनीतिक मंत्री था, क्योंकि ये क्या थे? राजनीतिक जो है मंत्री था, मथर था। और साथ साथ हम देखते हैं पार्षद। क्या है? पार्षद। ये भी हम देखते हैं कि पार्षद कौन थे? ये भी कनिष्क के बौद्ध धर्म में दीक्षित जो है देखते हैं कि जो दीक्षित सुदर्शन नामक बौद्ध आचार्य था, जो पेशावर में चैत्य का निर्माण करके धर्म के प्रति श्रद्धा अर्पित की थी। तो इस तरह से देखते हैं कि पार्षद था। हम ये और देखते हैं कि इसमें जो है कनिष्क के बारे में, इसके बाद देखते हैं कि जो कनिष्क जो है अपने जीवन के अंत में जो बौद्ध धर्म में सक्रिय रूप से संरक्षण में बना, और पार्षद के सुझाव पर ही जो है इसने पार्षद के सुझाव पर ही जो है चौथे जो है ये हमारे बौद्ध संगीति का कश्मीर में कुंडलमन में आयोजन करवाया था। यानी पार्षद जो थे, पार्षद के कहने पर जो है, क्योंकि इनके दरबार में थे, पार्षद के सलाह से चौथे बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। तो ये पार्षद के अनुसार ही था, क्योंकि इनके दरबार में थे, और ये कुंडल वन में ही करवाया था, क्योंकि ये कश्मीर में जो थे वो कहाँ थे? कश्मीर के कुंडल वन में किया था। तो इस तरह से जो है हम देखते हैं कि सिक्कों का जो है कहाँ कहाँ से प्राप्त हुआ, सिक्कों का ढेर जो है इनका मिला है। यानी सिक्कों का जो ढेर जो मिली है वह कहाँ मिला है? बक्सर से मिली है। और साथ साथ हम देखते हैं बक्सर यानी भोजपुर से, क्या है? भोजपुर से मिली है। और हम देखते हैं कि जो है इसके अलावा जो है वैशाली, कहाँ मिली है? वैशाली से मिली है। और पटना के जो है कुम्हरार से मिली है, कुम्हरार से मिली है। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है जो सिक्के जो मिली हैं ताम्र लिप्ति यानी बंगाल में जो है हमें मिली है। और साथ साथ देखते हैं शिशुपालगढ़, यानी हमारा ये भी जो है कहाँ है? बंगाल में ही है। तो यहाँ से भी इनके सिक्के जो प्राप्त हुई है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जो है पुरी जो है पुरी में जो गंजाम जिले हैं वहाँ से भी प्राप्त हुई है, यानी हमारा उड़ीसा से के क्षेत्रों से प्राप्त हुई है। साथ साथ हम देखते हैं कि जो है रांची, पटना, उड़ीसा ये सब क्षेत्रों में मिली है, यानी रांची, पटना। और इसके साथ साथ हम देखते हैं कि सुल्तानगंज जो भागलपुर है, सुल्तानगंज इत्यादि क्षेत्रों से जो है इनके सिक्के जो है मिली है और इनका प्रमाण मिली है। तो हम देखते हैं कि जो है सबसे पहले देखते हैं कि कौशाम्बी और श्रावस्ती में जो है से जो प्राप्त हुई है बुद्ध की प्रतिमाओं की चरण चोटियां पर उत्कीर्ण कुछ अभिलेख मिली है, जो कनिष्क के शासन का उल्लेख मिलती है। यानी कौशाम्बी से भी मिली है, यानी कौशाम्बी और क्या है? श्रावस्ती। तो यहाँ से कौशाम्बी और श्रावस्ती से जो मिली है वह जो मिली है क्या है? बुद्ध की प्रतिमाओं की चरण, क्या है? बुद्ध की प्रतिमाओं की जो है क्या है? चरण चोटियों पर उत्कीर्ण है, चरण चोटियों पर उत्कीर्ण है। और ये जो उत्कीर्ण जो है किया गया है वह अभिलेखों के कनिष्क के शासन काल का जो है उल्लेख मिलता है, उत्कीर्ण है, कनिष्क के शासन काल का उल्लेख मिलता है। यहाँ तक हम देखते हैं कि कौशाम्बी में
कनिष्क की एक मुहर भी प्राप्त है, कौशाम्बी में भी जो है, और श्रावस्ती के साथ साथ एक पांडुलिपि मिली है। सबसे बड़ा महत्वपूर्ण इनका कि बहलक लिखा हुआ बैक्टीरिया के शासक चंद्र कनिष्क खुदा हुआ, एक पांडुलिपि मिली है। क्या है? एक पांडुलिपि में जो है क्या है, एक पांडुलिपि में जो है चंद्र कनिष्क जो है खुदा हुआ है, यानी बहलक लिखा हुआ है। बहलक यानी बैक्टीरिया के शासक चंद्र कनिष्क जो है खुदा हुआ है। तो इससे साबित होता है कि यहाँ हो सकता है कि इनका शासन रहा होगा, या चंद्र कनिष्क जो लिखा गया है, या जो है राजा का जो रूप में है, तो शासक के रूप में एक पांडुलिपि जो है लेख लिखा गया है। कनिष्क के शासन काल में हम देखते हैं कि जो है 11वें वर्ष का जो एक सुई विहार अभिलेख मिला है, और उसने एक निचली सिंधु को भी जीत लिया था, यानी कनिष्क के शासन काल के बारे में भी जिक्र किया गया है। राजतरंगिणी के अनुसार जो है, राजतरंगिणी के अनुसार कश्मीर में क्या है, यानी राजतरंगिणी के अनुसार जो है, ये हमारा जो है कश्मीर में जो है क्या है, कनिष्कपुर नामक नगर की स्थापना की थी। यानी यहाँ पर जो है क्या था, स्थापना किया था, नगर की स्थापना किया था। कौन? हमारा कनिष्क किया था। तो सबसे पहले देखते हैं कि कनिष्क राजतरंगिणी के अनुसार जो है कश्मीर में जो है कनिष्कपुर नामक एक नगर की जो है स्थापना किया था कनिष्क ने। इसी के साथ देखते हैं लेखों में जो कनिष्क को महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया है। लेखों में क्या किया गया इनका? लेखों में लिखा गया है महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया है। इनके लेखों में अधिकांश शब्द जो है महाराजा धीराज देवपुत्र कहा गया है, लिखा गया, और शाही नुशाही ये सब जो है ये उपाधियों से लिखा गया। प्रयाग लेख में शाही लिखा हुआ है, शाह नुशाही लिखा गया। ये हमारा लेखों में हम देखते हैं। प्रयाग लेख में क्या दिया हुआ है, ये जो दिया हुआ है शाही और शाही नुशाही, यानी इनके लेखों में जो है शाही और शाह नुशाही। तो इस तरह से इनके लेखों में जो लिखा गया है, इनकी उपाधियां हैं, क्या है, ये सब जो है उपाधियां हैं, ये सब उपाधियां हैं। लेकिन ये किस चीज के सूचक करता है? स्वामी सूचक करता है। यानी स्वामी सूचक का उपाधियां का जो है ये शाहानुशाही उपाधियां देखने को मिलती है। इसके अलावा और हम देखते हैं कि इसमें जो है पहली बार जो है लेखों में दंडनायक और महादंडनायक जो है जैसे जो पदाधिकारियों का पहला उल्लेख मिलता है इन लेखों में, कनिष्क के लेखों में। इसके साथ क्षत्रपों के नाम आता है, यानी इनके शासन काल में कुछ क्षत्रपों का नाम आता है। जैसे क्षत्रप है वासु। इसके साथ साथ और हम देखते हैं क्षत्रप प्रणाली जो प्रारंभ किया था, क्षत्रपों का जो नाम था वो जो है वो क्षत्रप के जिस नाम से पुकारा जाता था वह था वीरू, माही। ये सब क्षत्रप देखने को मिलती है। ये अल्टेकर महोदय बताते हैं कि जो वासु जो है ये वासुदेव है, और ये वासुदेव जो है विरूपाक्ष है या महेश्वर नाम से बताया गया है। तो ये सब क्षत्रपों के नाम हैं, और इस तरह से कनिष्क के शासन काल में एक और हम देखते हैं कि अपनी राजधानी में क्या किए थे। अपनी राजधानी में क्या है, अपनी राजधानी कहाँ बनाए थे? क्योंकि ये राजधानी जो है पुरुषपुर पेशावर में किए थे, यानी पेशावर, आज का जो पाकिस्तान का क्षेत्र है वहां पर जो है पुरुषपुर पेशावर की राजधानी थी। और ये वहां पर एक 400 फीट का एक टावर बनाया था,
और ये टावर जो है हम देखते हैं ये विशाल जो है स्तूप बनवाया था। ये टावर जो क्या है, विशाल स्तूप है, विशाल विशाल स्तूप है। ये जो है क्या है, विशाल स्तूप बनवाया था। ये हमारा कनिष्क बनवाया था, जिसकी वेदिका यहाँ बनी थी। क्या है यहाँ पर वेदिका जो यहाँ जो बनाई गई थी वह 15 मील ऊंची थी। क्या थी, 15 मील क्या थी, ये ऊंची थी, 15 मील ऊंची थी। और इसका निर्माण जो यवन इसका निर्माण करने वाला कौन था, इसका निर्माण जो है ये यवन के रहने वाला था। यानी हमारे जो है यवन यूनानी वास्तुकार कौन था, वास्तुकार ये था हमारा अगिलस। यानी कहने का तात्पर्य अगिलस द्वारा ही की गई थी, अगिलस। तो इस तरह से देखते हैं इसका निर्माण जो है अगिलस के द्वारा ही की गई थी। वह यवन के रहने वाले थे यूनानी वास्तुकार, अगिलस ही के थे। इसका जो जानकारी देने वाला सबसे पहले कौन था, वेनसान। और हमारा जो है एक और है वेनसान, और जो है फयान। क्या है, फयान ने ही जो है बताया कि यही जो है विवरण दिया है राजधानी फिरोजपुर के बारे में। और यहाँ देखते हैं कि एक जो है यूनानी पेशावर में ही जो है एक यूनानी जो इंजीनियर है एजी सिलाओ थे जो निरीक्षण में, और वो निरीक्षण जब किए थे तो निर्मित लकड़ी के टावर जो है ये कहे थे कि चीनी तथा मुस्लिम यात्रियों का ध्यान आकर्षित किया है। तो वो अपने स्टेटमेंट दिए थे वो जो इंजीनियर जो थे। लेकिन ये जो है हमारा वेनसांग और फरियान ने जो है बताया, ये राजधानी फिरोजपुर के बारे में विवरण दिया है। तो इस तरह से दिया है। अगला हम देखते हैं इसके बाद देखते हैं कनिष्क के बाद जो है वशिष्ठ के, ये शासन काल में आए। इसके बाद शासक कनिष्क के बाद ये 102 ईस्वी से लेकर जो है इनका शासन काल जो था 106 ईस्वी तक था, 106 ईस्वी तक इनका शासन था। इसी तरह हम देखते हैं इसके बाद हुइस्क, क्या है हुइस्क, इनका भी शासन काल हम देखते हैं कि कब से 106 से लेकर 134 तक था, 106 से लेकर 134 ईस्वी तक था। तो इस तरह से देखते हैं इनके शासन काल रहा। लेकिन विश्व के इनके सिक्के पर जो है, इनके जो सिक्के विश्व का जो है शिव, यानी हम देखते हैं कि सिक्के पर क्या है, शिव है, स्कंद है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि विशाख, महासेन, ये सब जो है उत्कीर्ण है। क्या है, विशाख इत्यादि उत्कीर्ण है इनके सिक्के पर, क्या है, उत्कीर्ण है। इसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण इनका विश्व शासन काल में कश्मीर में विश्व जो है स्थापना किया था। यानी इसने भी जो है कश्मीर में कनिष्क ने कनिष्कपुर बसाया था। विश्व ने जो है क्या किया था, कश्मीर में खुश्कपुर नगर बसाया था, खुश्कपुर नगर की स्थापना किया था इन्होंने। तो इस तरह से देखते हैं बोध गया से विश्व का जो है समय मृद मूर्ति का एक फलक मिला है, यानी बोध गया से भी मिला है इनका। क्या है, बोध गया से मृद मूर्तियां, यानी मृद मूर्तियां जो है ये मृद मूर्तियों की जो फलक क्या है प्राप्त है यहाँ पर बोध गया से विश्व का। तो इस तरह से इसके बाद जो शासनकाल था कनिष्क द्वितीय, क्या था, कनिष्क द्वितीय। ये कनिष्क द्वितीय के शासन काल हम देखते हैं कि ये भी जो है आरा लेख से उल्लेख मिला है। इसका आरा लेख में जो है उल्लेख है, आरा लेख में उल्लेख है हमारा कनिष्क द्वितीय का। और इसमें रोमन राजाओं के अनुकरण पर ही जो है इन्होंने सीजर की जो है अपना नाम जो है उपाधि ग्रहण किया था। यानी रोमन राजाओं की तरह इन्होंने क्या किया, इन्होंने सीजर कहने का मतलब कैसर की उपाधि
यानी उपाधि ग्रहण की थी, यानी उनके अनुकरण पर, अरे रोमन राजाओं की तरह यानी उनके अनुकरण पर ही जो इन्होंने किया था कनिष्क द्वितीय के शासनकाल में। अब हम देखते हैं कि अंतिम जो शासक जो था कनिष्क, ये हमारा कुषाण शासक का अंतिम शासक था, कौन था? वासुदेव। क्या था? वासुदेव था। और इनके सिक्कों पर शिव और नंदी का उत्कीर्ण है। इनके सिक्के पर क्या है? इनके सिक्के पर जो है शिव और क्या है? नंदी का जो है उल्लेख है, उत्कीर्ण है। इस तरह के सिक्के पर ये हम देखते हैं। एक और देखते हैं कि इसमें लगभग 25 वर्षों के शासन के बाद देखते हैं, यानी 220 ईस्वी तक जो है इनका शासन रहा और उसके बाद इनकी कुषाण शासक का अंत हो गया। इसके बाद हम देखते हैं किसानों के जो कुषाण शासक के जितने भी सिक्के हैं रोम तकनीक पर आधारित थे, यानी कुषाण के जितने भी सिक्के भी थे सभी सिक्के जो है रोम के आधार पर, रोम के तकनीक के आधार पर हुआ था, रोम के तकनीक के आधार पर हुआ था। ये ध्यान रखेंगे, कुषाण के जितने भी सिक्के रोम के तकनीक के आधार पर ही थे, जिन पर भारतीय कला एवं परंपरा का प्रभाव था, जिन पर भारतीय कला और साथ साथ परंपरा का भी प्रभाव था। साथ साथ हम देखते हैं कि चीन के समय व्यापारिक संबंध रखने के लिए रोमन जितने भी थे सब कुषाण साम्राज्य पर मित्रता का भावना पर ही निर्भर रहना पड़ता था, करता ही था। क्योंकि हम देखते हैं भारत के साथ जो है, यानी भारत के व्यापारी चीन के रेशम खरीद करके रोम भेजते थे और उसके बराबर सोना प्राप्त करते थे। क्योंकि रेशम मार्ग जो था सिल्क रूट था, उस सिल्क रूट के द्वारा भी जो है ये हमारे व्यापार चलती थी। और इस तरह से देखते हैं रोम प्रति वर्ष जो है भारत से विलासिता की सामग्री जो है मंगाने में 10 करोड़ सेस्टर से पर जो है खर्च करता था, यानी 10 करोड़ सेस्टर जो रुपये होते हैं वो खर्च करता था। और विलासिता की जितनी भी सामग्रियों के बदले में भारत क्या करता था? भारत रोम से बड़ी मात्रा में स्वर्ण मुद्रा जो है उपलब्ध कराता था। यानी हमारे रोम से स्वर्ण सिक्के जो है आते थे, स्वर्ण मुद्राएं आते थे, यहाँ से जितने भी विरासता की सामग्रियां जाती थी रोम। भारत से हम देखते हैं कि मसाले जाया करते थे। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि मलमल, और क्योंकि ढाका का मलमल बहुत ही महत्वपूर्ण था इस समय, क्योंकि कहा जाता है कि एक मुट्ठी में अगर साड़ी को किया जाए तो एक मुट्ठी में हो जाती थी। और मलमल जो साड़ी थी बहुत ही चाव से यवन यानी रोम की जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, बहुत चाव से जो है पहना करती थी। तो वो जो है हमारा मलमल कपड़ा थे। औषधियां भी था, हाथी दांत, चंदन, इत्र इत्यादि जितने भी थे सब रोम पहुंचता था। अब बदले में क्या आता था? सोना आता था, भारत आता था। तो रोमन की जितने भी भारत के जितने भी मोती था बहुत ही चाव से पहनती थी और गहने धारण करती थी। और इस तरह से साड़ियां जो थी मलमल की वो दीवानी थी हमारा रोम की स्त्रियां। तो इस तरह से देखते हैं, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं।